हेलो हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और ये जो पोर्शन होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 to 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। ओके, तो ये सवाल जो है ये हमारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज से लिए हुए हैं। और यहाँ पे जो आपका जब पेपर होता है तो आपको एज इट इज न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, यानी वैल्यू तक नहीं चेंज होती है। तो आपको इन सवालों को बहुत ही बढ़िया से कर लेना है, कम से कम 3 बार आप इन सवालों को करेंगे। सबसे पहली बार तो मेरे साथ में आप पेन पेपर लेकर के बैठिए और जैसे जैसे वीडियो चलता जाता है वैसे वैसे आप खुद भी इसको सॉल्व करिए। जब आप सेकंड टाइम करेंगे, सेकंड टाइम आपको खुद से सॉल्व करना है इस पीडीएफ को, बिल्कुल भी सॉल्यूशन को नहीं देखना है जब तक आपको कोई भी डाउट नहीं आता है। और जब आप सेकंड टाइम कर रहे हैं तब आप साथ के साथ ही आप स्टार मार्क करते जाइए सवालों में जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत भी डिफिकल्टी आ रही है। जब आप तीसरी बार करेंगे तो आप केवल और केवल उन्हीं स्टार वाले सवालों को करेंगे। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप बड़े ही आराम से 70 में से 10 से 12 नंबर बहुत ही इजीली स्कोर कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। जो भी क्वेश्चन के अंदर जो भी फॉर्मूला होगा, थ्योरी होगा, वो मैं आपको साथ के साथ ही बताता जाऊंगा। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें मोलेलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी? 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड की। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आता है भाई? मास ऑफ सॉल्वेंट आता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता है, वो किस में आया करता है? मोलेरिटी में आता है। ओके, हम यहाँ पे मोलेलिटी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 2.5। इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करते हैं इसका हम मास अगर, तो 12 + 3 प्लस फिर से 12 प्लस 32 प्लस 1, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा? 12 3 15, 15 1 16, 16 12 28, 28 प्लस 32 60 आ जाएगा। ओके, 2.5 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75 है। कई बार आप क्या करते हो, जल्दबाजी में यहीं पे छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप पहले फॉर्मूला लिखते हुए काम करते हो तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, ऊपर आपने क्या करना है, तुरंत से 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 75 1000 से डिवाइड होगा, वो 1000 आ जाएगा आपका कहां पे? न्यूमरेटर पे। ओके, इसको मैं बना देता हूं बच्चों 25 इंटू 100 हो जाएगा ये, क्योंकि 25/10 और वो 10 और एक 0 इसका कैंसिल कर देते हैं अपन, तो 60 इंटू 75 हो जाएगा। 25 इंटू 3 आपको पता है 75 होता है, 0 से ये 0 शहीद हो जाएगा। क्या आ गया आंसर इसका? 10 डिवाइडेड बाई 18। और भी अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 9। और भी अगर आप इसको आगे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट तो है ही, 9 5 बार जाना चाह रहा है, ठीक है, 45 0.55। अब मेन बात यहां पे आती है, आप सवाल करते हो फिर यहीं पे छोड़ देते हो, बोले आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सवाल तब तक न्यूमेरिकल का पूरा नहीं होगा जब तक इसका आप यूनिट नहीं लिख देंगे। यूनिट के भी मार्क्स होते हैं। 0.55 यहां पे मोलैलिटी है, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मोल पर केजी। आई होप आपको इस पहले ही सवाल में काफी सारी चीजें आपको जानने को मिली होंगी। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हम देखें अगर, तो क्या लिखा हुआ है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, एक हमारे पास में सॉस पैन है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, यानी 1 atm पे, और हमें केबी दिया हुआ है। अब बोले ये सवाल जो है सर ये कौन से टॉपिक का है? तो ये हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ करती हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आरएलवीपी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने नाम लिया है, इस प्रॉपर्टी का ये हमारा सवाल है। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हुआ करता है बच्चों केबीएम, है ना। ये केबी जो होता है इसको हम बोला करते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले कहानी आप समझो क्या है, हमारे पास में 18 ग्राम ग्लूकोज था, हमने उसको पानी में डाल दिया। अब जाहिर सी बात है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो अब इसका 100 ना होकर 100 से क्या हो जाएगा? कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है। ओके, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब कितना बढ़ रहा है? तो हमने बोला सर डेल्टा टीबी बढ़ रहा है। केबी कितना हुआ है? केबी हमें दिया हुआ है 0.52। मोलैलिटी, ये फिर से आ गया मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप बोलो सर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? अब तो बहुत ही अच्छे से पता है हमें। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास
किसका, सॉल्यूट का, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 18 ग्राम डिवाइडेड बाय ये गिवन मास हो गया। बच्चे को पता होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है। इसको आप ऐड कर दो 6 2 8 2 10 7 1 8 9 8 17 1 18, तो ये हो गया इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना पानी है हमारे पास में 1 केजी पानी है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 1 केजी हो जाएगा। अब आपको पता है 18 से 180 कितनी बार जा रहा है 10 बार जा रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 0.052 आ गई, राइट। ये हमारा क्या हो गया डेल्टा टीबी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टीबी। तो बेसिकली होता क्या है, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। कितना बढ़ गया और पहले कितना था, स्टैंडर्ड कितना था, तो हम जीवन में क्या निकालना चाहते हैं, इस टीबी को निकालना चाहते हैं। तो टीबी कितना हो जाएगा, टीबी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मतलब जो ग्लूकोज को मिलाने के बाद जो फाइनल बना है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट। और प्योर वाटर का सबको पता होता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बात करें तो 373.15 होता है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो बहुत ही सिंपल सा काम हो जाएगा, ये कितना डेल्टा टीबी यहां से कितना हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट, ओके। डेल्टा टीबी कितना है 0.052, टीबी नॉट हमारा कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बेसिकली क्या है डेल्टा टीबी, तो ये डिग्री सेल्सियस में भी वही होता है केल्विन में भी वही होता है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 100.052। अगर आप उसमें निकालो किसमें केल्विन में, ये तो डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052, ये आ जाएगा आपका आंसर किसमें केल्विन में। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर जो कि है हमारा सवाल नंबर 3। देखिए 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन। सो आई होप आपको ये दोनों सवाल क्लियर होंगे। अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो सवाल देखते ही आपको पता लग गई ये किसका क्वेश्चन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ओके। यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ रही है ना, बोले डिप्रेशन में तो हम है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिप्रेशन में क्या हो रखा है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का आता है किसके, जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में ना। बिल्कुल भी आपको डिप्रेशन में रहने की जरूरत नहीं है, 10 से 12 मार्क्स इस वीडियो के अंदर आपके बिल्कुल सॉलिड होने वाले हैं, ओके। सो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। थोड़ा बहुत भी अगर आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो आप समझ सकते हो कि जो 0.40 दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है डेल्टा टीएफ, ओके। कितना 0.4 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, अब देखिए बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे पहले हमारा क्या हुआ करता था के बी, आज की डेट में ये हमारा क्या दे दिया के एफ दे दिया है। सबसे आसान काम, जितनी भी गिवन चीजें हैं वो आप लिख लो, अपने आप ही आपको रास्ता पता लग जाएगा आपको निकालना क्या है, ओके। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया गिवन मास किसका, गिवन देखो 1 ग्राम है भाई, 1 ग्राम है और किसके सामने 50 के सामने, तो कौन है ये है हमारा सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा आपका सॉल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 1 ग्राम, ओके। अब आपको निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, ये आपको नहीं पता कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है, 22 नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, ये क्या है क्वेश्चन मार्क है ना। देन 50 ग्राम क्या है, ये है हमारा 50 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारा कितने ग्राम 50 ग्राम। तो ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम, जैसे डेल्टा टी बी होता था ना के बी एम, वैसे डेल्टा टी एफ हो जाएगा कितना के एफ एम। डेल्टा टी एफ क्या हमें पता है जीवन में कितना है, बिल्कुल पता है सर, कितना है 0.4। क्या हमें के एफ पता है सर कितना है, बिल्कुल पता है 5.12। ये है मोलैलिटी, ये क्या है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, जीएम अपॉन एमएम। तो गिवन मास गिवन मास कितना है 1 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, बोले सर यही तो निकालना है हमारे जीवन में, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, किसी भी तरीके से इस सवाल के अंदर क्या आ जाए मोलर मास आ जाए, तो जीवन हमारा हो जाएगा धन्य। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50। बोले एक काम तो किया ही नहीं, अभी ये तो ग्राम में था, इसको तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से हमें एम फाइंड आउट करना है,
तो m कितना हो जाएगा देखो 5.12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 0.4। ठीक है, अब सब बाकी तो सारी चीजें हम समझ गए हैं, है ना, बाकी तो सब कुछ हम कर लेंगे। केमिस्ट्री के फॉर्मूले हमें समझ आ गए। जो मेन दिक्कत होती है सर, हम बायो वाले बच्चे हैं सर बहुत सारे, और हमसे नहीं होता है कैलकुलेशन, हमको नहीं होता है इनटू डिवाइड में, हमें हो जाती है दिक्कत और हम कर देते हैं गलती और वहां कट जाते हैं हमारे नंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगानी है आपको, है ना। कैसे? जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके काटने का प्रयास करना है। ठीक है, जितना काटोगे जीवन में उतना कैलकुलेशन आसान बनेगा। ठीक है भाई, कैसे? अब बोले सर इसको ना मैं 512 कर लेता हूं, तो 512 करने पे सर इसके ना कितने जीरो उड़ जाएंगे? 2 जीरो कट जाएंगे, और जब मैंने सर इसको 512 कर दिया तो सर ये 10 हो जाएगा। बोले बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। कौन आ गया? आनंद आ गया। इंटू 0.4 को सर 4/10 कर लेते हैं। बोले बहुत ही बढ़िया। फिर सर जीरो से इस जीरो को निपटा लेते हैं, सर 5 से इस 2 को निपटा लेते हैं, सर 2 से इस 4 को निपटा लेते हैं। मजा आ रहा है पूरा। और 512 से इस 2 को फिर से निपटा लेते हैं। तो आपको पता होता है 256 इंटू 2 512 होता है, तो 256 ग्राम क्या हो जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो आई होप ये सवाल आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आ गया होगा। कई बार बोर्ड ने इस सवाल को पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं। ओके, देखिए क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा पहला, अब देखो पहला सवाल हमने किसका लिया था? मोलेलिटी का। दूसरा हमने किसका लिया था? किसका लिया था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तीसरा हमने किसका लिया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। चौथा सवाल हमारा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। ओपी सर, ओपी। डिटरमाइन द ओपी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25, अब देखो यहां पे क्या दे दिया है, मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप हर एक सवाल में बहुत सारी चीजें यहां पे सीख के जाओगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ भी आ रहा होगा, राइट, कि किस तरीके से कैलकुलेशन करनी होती है, किस तरीके से। हाँ अब यार देखो, एक सिंपल सी बात है, जो कैलकुलेशन टफ है ना वो करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन जो कैलकुलेशन आसान है ना, तो उसको आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। मेरे कहने का मतलब ये है, उसको वहीं पे काट के खत्म करना है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना भाई, इसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड का मतलब यहां पे आ जाता है एक खतरनाक चीज पिक्चर में, और ये होता है वेंट हॉफ फैक्टर। लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वेंट हॉफ फैक्टर देखिए, वैसे तो भाई पाई इक्वल्स टू हुआ करता है CRT, पाई इक्वल्स टू CRT। पाई, व्हाट इज पाई? क्या ये 3.14 है? नहीं भैया, पाई का मतलब होता है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, ओके। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और इसको आपको हमेशा लेना है किसमें? मोलैरिटी में। आर आपको पता होता है गैस कांस्टेंट होता है, और टी होता है टेम्परेचर। किसमें? केल्विन में। ध्यान रखिएगा डिग्री सेल्सियस में रहता है। ठीक है, जल्दबाजी में इतने होते हैं आप लोग कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस में ही लिख देते हैं, बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करते। कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब ये मत पूछ लेना कैसे करना है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। बचपन में आपको जो है तो सालू मैडम ने सिखाया होगा, जब आपको 9th क्लास में वो केमिस्ट्री पढ़ाया करती थी। 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 298 केल्विन। मतलब मेरी मैडम का नाम सालू था, आपकी जाहिर सी बात है कुछ और होगा। तो 25 प्लस 273 298 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, सो पाई इक्वल्स टू CRT यहां पे कब लगता है? जब ये लिखा होता कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जब लिखा होता डिसोसिएशन वगैरह का शब्द नहीं यूज होता, तब हम लगाते पाई इक्वल्स टू CRT। लेकिन यहाँ पे डिसोसिएटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर, और ये आ जाएगा ICRT। क्या आ जाएगा? ICRT। ये आई ही क्या है भाई? वेंट ऑफ फैक्टर है ना। तो अब हम लिखते हैं पाई इक्वल्स टू आई कितना। बोले आई कैसे कैलकुलेट करना है? तो मेरे भाई आई को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। कैसे? आई का मतलब होता है कितने में, कितने टोटल कितने मोल्स में टूटेगा।
तो आपको पता है सर इसको जब हम डिसोसिएट कराएंगे ना तो 2K प्लस और SO4 माइनस 2 में डिसोसिएट कराएंगे। अब कितने आयंस हो गए आफ्टर डिसोसिएशन? 2 + 1 हमारे कितने हो गए? 3 आयंस हो गए। ठीक है, तो आफ्टर डिसोसिएशन 3 मोल्स है, बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल है, तो आई का वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ पे? 3 हो जाता है। तो अच्छा, अब मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ ना, और आपको तुरंत से आई बताना है। जैसे मान लो कल को NaCl आ जाए, बसरते 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 यहाँ पे वर्ड लिखा होना चाहिए कंप्लीटली डिसोसिएटेड। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो फिर आई इतना नहीं होगा, फिर आई निकालने का कुछ और तरीका होगा, वो हम आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। जैसे अगले क्वेश्चन में देखो, आपको CaCl2 है, आई 2.47 दे दिया। वैसे अगर कायदे से कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा होता ना ये, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 3 होता मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे आई 2.47 दे दिया उन्होंने, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये फंडा मैं समझता हूँ आपको क्लियर होगा। तो हम आते हैं कुछ एग्जांपल में। NaCl है, तो आपको पता है सर एक Na प्लस एक Cl माइनस कितने में टूटेगा? 2 में टूट जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये दिया हुआ है आपको फॉर एग्जाम्पल NaNO3, क्या दे दिया इन्होंने? NaNO3 दे दिया, तो एक Na प्लस एक NO3 माइनस 2 में टूट जाएगा ये, अगर इसको टूटना है तो। अगर मान लो कल को आपको इन्होंने दे दिया, मान लो कल को आपको इन्होंने दे दिया MgSO4 दे दिया, तो कैसे तोड़ेंगे? सर एक Mg+2 एक SO4 माइनस 2, कितना वैल्यू आ जाएगा? 2 वैल्यू आ जाएगा। फंडा क्लियर है? ये तब की बात है जब कंप्लीटली डिसोसिएटेड है। ठीक है, तो आई यहाँ पे 3 आ गया। सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या बताया? मोलैरिटी बताया। अब मोलैरिटी का सबको फॉर्मूला पता होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स भी जानते होगे आप लोग, क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास। अब देखो, अब यहां आ गई समस्या। क्या? अगर गिवन मास दिया होता ग्राम में तब तो नहीं थी कोई भी दिक्कत हमारे जीवन में, लेकिन आज की डेट में गिवन मास दे दिया मिलीग्राम में। कौन से ग्राम में? मिलीग्राम में। तो आपको ध्यान रखना है, मिलीग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब भी मिली, जहां भी मिली, जैसे भी मिली, जिस भी हालत में मिली, 10 की पावर -3 मिली। कितनी मिली? 10 की पावर -3 मिली, तो 25 मिलीग्राम है। 25 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -3। ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया बड़े आराम से। ये तो गिवन मास हो गया। अब सर K2SO4 का मोलर मास कितना होगा? तो उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना? K का कितना होता है भाई? 39। 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 78। सल्फर कितना होता है? 32। ऑक्सीजन कितना होता है? 64, है ना? तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कितना आ रहा है? 4 2 6, 4 2 6, 8 6 14। ठीक है, 4 आ गया, 1 आ गया, 7 3 10 6 16 16 1 17, 174 आ गया मेरे भाई। ये मोलर मास हो गया। ठीक है, 174। ओके, तो ये गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू उसमें क्या होता था? मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? लीटर में। अच्छा, इन्होंने एक काम किया बहुत ही बढ़िया, क्या? इसको लीटर में ही दे दिया है, तो इनटू क्या कर देंगे हम? 2 लीटर कर देंगे। ये तो आर हो गया, ये तो हमारा सी हो गया। आर कितना? तो एटीएम में हम निकालते हैं, तो 0.0821 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होने वाला है? कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा आपको। ओके, इनटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 298 हो जाएगा। तो ये एक खतरनाक कैलकुलेशन है, इसको आपको करना पड़ेगा। अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं बड़े आराम से, तो ये क्या हो जाएगा? इतने एटीएम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। सो मैं समझता हूं सवाल नंबर 4 आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा, और इसी के साथ हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सर कितने सवाल हैं टोटल? बहुत सारे सवाल आज हमें करने, यानी कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water such that its OP is 0.75 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। आज की डेट में इन्होंने गिवन मास नहीं दिया है। ठीक है भाई, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पाई इक्वल्स टू CRT की ICRT? भाई साहब ICRT ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आई दिया हुआ है इन्होंने। यहां तो इनडायरेक्टली इन्होंने कंप्लीटली डिसोसिएटेड वर्ड का भी यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये भी नहीं लिखा कंप्लीट, सीधा आई ही दे दिया। तो अब अगर आप इसका भी, इसमें भी अगर आप पाई इक्वल्स टू CRT यूज करके चले आते हो, तो इसका मतलब आप अद्भुत हो, अद्वितीय हो, है ना? और आगे आपको पता ही है क्या लगा लेना है। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ICRT। पाई कितना दिया हुआ है? 0.75। ठीक है, आई कितना दिया हुआ है? 2.47। अब बोले सर ये सी आ गया, है ना? ये निर्लज फिर आ गया। सी मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। किस में होता है? मोलैरिटी में होता है। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास, यानी GM।
बहुत बढ़िया। GM, ठीक है, वो रात को भी गुड मॉर्निंग बोलती थी, GM बोलती थी और मैं उसको गुड मॉर्निंग समझता रहा। क्या 2.47 इंटू GM, GM यानी गिवन मास, यानी तुम्हारा हमेशा कटता रहा। 2.47 इंटू गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास कितना होता है मेरे भाई, 111, ठीक है। तो ये तो हो गया गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 2.5 लीटर। अच्छा भाई, इसका 111 इसका मॉलिकुलर मास होता है, वो मैंने तुरंत से कैलकुलेट कर दिया अपने दिमाग के अंदर। कैल्शियम कितना 40, Cl कितना 35.5, कितने हैं, 2 हैं तो 71, तो 111, ठीक है। और मतलब यार कई बार मैं इन सवालों को करा चुका हूं, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस के मॉलिकुलर मास डायरेक्ट भी याद हो जाते हैं, ठीक है। आप भी जब इन न्यूमेरिकल्स को कर लोगे तो आपको भी CaCl2 का मास एक बार यूज किया, 2 बार यूज किया, तीसरी बार आपको खुद ही पता रहेगा 111 होता है। तो ये हो गया इनटू एटीएम में, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.821। और टेम्परेचर आज की डेट में कितना हो जाएगा, 27 यूज करेंगे, नहीं सर 273 को सर ऐड करेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे, और 273 प्लस 27 कितना होता है, 300 होता है, ठीक है। यहां से हम GM को कैलकुलेट कर लेते हैं। GM कितना हो जाएगा, 0.7 इंटू 111 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2.47 इंटू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300। यहां से हमारा GM आ जाएगा, गिवन मास है तो ग्राम में हो जाएगा। जो भी बच्चा इन सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर जो होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखेगा लाइन से, जो भी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूं, फाइनल आंसर जिनका नहीं निकाल रहा हूं, जो भी फाइनल आंसर निकाल के लिखेगा उसको 50 रुपीज पेटीएम रहेगा, ठीक है। मैं उसके जो भी उसका कमेंट रहेगा जिसमें सारे आंसर रहेंगे उसको मैं पिन कर दूंगा, और साथ के साथ ही उसको 50 रुपए का पेटीएम दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो आपको सारे सवालों के आंसर कैलकुलेट कर लेने हैं बढ़िया से, ठीक है। एक से ज्यादा भी होते हैं उनको भी दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले वाले को 50 रुपीज पेटीएम, फिर उसके बाद जो है तो धीरे धीरे अमाउंट कम होता जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मैं चाहता हूं कि आप इनको सॉल्व करो, ठीक है, इसमें आपका ही फायदा है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। एस्कॉर्बिक एसिड बोले तो विटामिन सी होता है। टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, ओके, KF दिया हुआ है इन्होंने। अगर भाई KF दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ गए आप किसका फॉर्मूला है, डेल्टा TF का फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, ओके। और डेल्टा TF क्या होता है भाई, बोले सर डेल्टा TF होता है क्या KFM या IKFM, बोले सर KFM। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन वगैरह की कोई बात नहीं करी गई है, ना तो इन्होंने अपनी तरफ से आई दिया है, ठीक है। तो नेता नहीं बनना है कि हर बार IKFM लगा दिया, ठीक है। और फिर बोले आई तो दिया नहीं था सर, क्या करते हैं, है ना। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM, डिसोसिएशन नहीं दिया हुआ है, सिंपली KFM आप अप्लाई करिए, डेल्टा TF KFM। डेल्टा TF मेल्टिंग पॉइंट 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको सोचो, जैसे मान लो आई से आई 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है, हमारी मेल्ट हो जाती है। अब कल को वो 0 पे ना मेल्ट होके कहाँ मेल्ट हो रही है, -1.5 पे, लोअर हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का उसका, यानी ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना भाई, 1.5 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको बताया डिप्रेशन, डिप्रेशन चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डिप्रेशन तो डिप्रेशन हो गए, यानी मतलब डिप्रेशन तो डिप्रेशन होता है, वो उसमें यूनिट का कोई पंगा नहीं होता है। 1.5, KF कितना दिया हुआ, 3.9, ठीक है भाई। M मतलब मोलैलिटी। अब फिर से वही बात, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है सर, वही हमें निकालना है जीवन में, गिवन मास। सर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा इसका कितना, 72 प्लस 12 इंटू 6 72 प्लस 8 प्लस 96। तो ये सर आपका आ जाएगा कितना, 7 2 80 और 9 8 176 आ जाएगा सर इसका मॉलिक्यूलर क्या मॉलिक्यूलर मास, तो 176, ओके, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 75 ग्राम में, तो इसको हम 1000 से कर देते हैं ऊपर मल्टीप्लाई। यहां से हमें जीवन में क्या निकालना है, गुड मॉर्निंग GM, यानी 1.5 इंटू 176 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 3.9 मल्टीप्लाई बाय 1K, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां पे कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम 25 से काट देते हैं, 25 3 और
40, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना 1.3, ठीक है। और फिर ये कटेगा, अगर ये नहीं कटेगा तो फिर इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। कितना है 1, इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ, कैलकुलेट कर देता हूँ इसको मैं कैलकुलेटर से। 1.5 इंटू 176, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1.3, तो 5.07 ग्राम। यानी कि हम अगर थोड़ा बहुत कहीं पे अगर अप्रोक्सीमेशन ले लेते ना तो हमारा आंसर लगभग लगभग 5 ग्राम आ जाता, मतलब 5, लगभग 5 आ ही रहा है। अगर कहीं पे हम थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन लेते तो हमारा इसका आंसर 5 ग्राम आ जाता। और कहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते थे, हम ले सकते थे 39 इंटू, अगर मैं 5 करूं, नहीं 4 करूं, नहीं 156 आ रहा है। ओके, यहाँ पे नहीं ले सकते थे। चलिए फिर देखते हैं, अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ओके, 7th नंबर हमारा सवाल आता है। ओके, इफ द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आपको पता है क्या होता है स्ट्रक्चर इसका, बेंजीन के ऊपर COOH इन 500 ग्राम बेंजीन इज फ्रीज एट -0.290 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन फाइंड आउट परसेंटेज एसोसिएशन, एंड इसमें इन्होंने KF दिया हुआ है। KF फॉर वाटर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे KF फॉर बेंजीन होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे हमें अल्फा फाइंड आउट करना है कि अल्फा कितना होगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड का जो मास होता है बच्चों ये होता है 122 ग्राम। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं आई कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज एसोसिएशन पूछा हुआ है। इसका मतलब कोई चीज अगर एसोसिएट या डिसोसिएट होती है, इसका मतलब वहां पे क्या लगना है, वेंट ऑफ फैक्टर लगना है, राइट। तो हमने यहाँ पे लगाया डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM। कितने का डिप्रेशन हो रहा है, 0.29 का डिप्रेशन, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डिप्रेशन तो डिप्रेशन होता है। आई हमें नहीं पता जीवन में कितना है, KF हमें दिया हुआ है 5.52, M मतलब मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास तो 6.1 है। बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 122 होता है, ये आ गया। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इंटू 500 हो जाएगा और ऊपर 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मुझे एक बात समझ आ रही है कि ये तो सर 2 बार हो गया, सर ये 6.1 है, सर ये 10 हो जाएगा, सर ये 2 बार आ जाएगा, ओके। तो सर ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, और सर यहां से आई आ जाएगा हमारा कितना 2.9 डिवाइडेड बाई 5.52। अब सर ये जो वैल्यू है ना, इसको हमें एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ता है 2 से 3 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि जो वेंट हॉप के सवाल होते हैं ना बेसिकली अल्फा वाले, इन सवालों में जो वैल्यू होती है कई बार वो आपको, अगर आप थोड़ा भी अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो अल्फा 100% आपका पहुंच जाएगा, जो कि नहीं होगा, नहीं पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 100% का मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो इन्होंने परसेंटेज एसोसिएशन पूछा हुआ है, जाहिर सी बात है 100% के लिए तो पूछा नहीं होगा। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 0.52 आ गया, 525 टू बी प्रिसाइज, 525। बस 3 डेसिमल प्लेस तक हम ले लेते हैं। और अब इसके बाद हमें निकालना है अल्फा। तो अगर बच्चों एसोसिएशन होता है ना, अगर एसोसिएशन होता है तो अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन। फॉर्मूला आपको याद रखना है 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन, ठीक। 1 तो 1 है, आई हमने निकाल लिया 0.525 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब ये एन क्या होता है, एन होता है जो ये बेंजोइक एसिड होता है ना, जब आप इसको बेंजीन में डालते तो ये डाइमराइज हो जाता है। आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, डाइमराइज हो जाया करते हैं। तो एन का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको 1 माइनस 0.525 0.475 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा।
यानी कि ये आ गया हमारा कितना परसेंट, 95%। दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आई फाइंड आउट करना है, बिल्कुल वही सेम तरीका, डेल्टा टी एफ आई के एफ एम, आई निकाल लिया, आई निकालने के बाद हमने ये परसेंटेज एसोसिएशन का फॉर्मूला यूज कर दिया। ऐसे ही सिमिलर मिलता जुलता सवाल होता है हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन का। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा बोले सर इसमें तो दिया नहीं था सर डाइमर, तो वो हमने मान लिया है ना, थोड़ा बहुत अगर ऑर्गेनिक का नॉलेज होता है तो आपको पता होता है ये डाइमराइज होता है, तो इसलिए हमने एन का वैल्यू क्या ले लिया, 2 ले लिया। जैसे अगला वाला जो सवाल है, आप देखो सवाल नंबर 8, इसमें इन्होंने बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि ये क्या हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है। ओके, व्हेन 1.5 ग्राम फिनॉल इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम टोलुइन, decrease in freezing point is 0.56 Kelvin is observed. If the association is dimeric in nature, then find out percentage association. Okay, so हमने फिनॉल को डिसॉल्व किया है किसमें, टोलुइन में। अब फिनॉल क्या होता है बच्चों, C6H5OH, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 72 + 5 + 12 + 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 72 + 5 77, 77 + 1 78, 78 + 12 90 आ जाएगा, ये फिनॉल का मॉलिक्यूलर मास है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन ये डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू किसका सवाल है, आई के एफ एम का सवाल है। आई क्यों, आई क्यों, क्योंकि एसोसिएशन बोला हुआ है इसलिए आई। डेल्टा टी एफ कितने का डिप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है, 0.56 का, ठीक बात। आई कितना है ये हमें नहीं पता, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर जीवन का, कि आई किसी तरीके से मिल जाए, तो आई लिख दिया हमने। के एफ कितना है हमारा, 4 है। एम बोले तो मोलैलिटी, अब ये मोलैलिटी क्या होती है सर, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, देखो वही चीजें हैं, रिपीट हो रही है ना, अगर आपको फंडा समझ आ गया, 2 3 4 सवालों में आपको फंडा समझ आ गया होगा, अब आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते जाइए। तो के एफ कितना है हमारा, 4। एम मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास यानी 1.5। मजा भी आ रहा होगा आपको बिल्कुल सवालों को करने में। 1.5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 9, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 100। लेकिन क्या आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, ग्राम में रखोगे नहीं, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर देते हैं, और इससे ये पूरा निपटा देते हैं, और 15 से ये 90 को 6 बार निपटा देते हैं, 2 से इसको 3 बार निपटा देते हैं। अब देख पा रहे होंगे सब सारी चीजें निपटती जा रही हैं, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, और आपके न्यूमेरिकल्स भी निपटते जा रहे हैं और आपको चीजें भी समझ में आती जा रही हैं। तो आई का वैल्यू आ जाएगा 0.56 × 3 डिवाइडेड बाई 2। इफ द एसोसिएशन इज डाइमेरिक इन नेचर, अच्छा ये अगर एसोसिएट करा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा आई का वैल्यू 1 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देखते हैं आई का वैल्यू कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2, 0.84 आ गया। अगर 1 से कम आ जाए तो समझ जाना है कि एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, और इन्होंने बोला भी हुआ है कि एसोसिएशन डायमेरिक नेचर का है, तो अब हम अल्फा का फॉर्मूला लगा देंगे। अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 - i अपॉन 1 - 1 अपॉन n। 1 - 0.84 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2। 0.84 कितना, 0.16 डिवाइडेड बाई ये कितना, 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहां से 1/2, सॉरी 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 32% इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। चलिए इसी बात के साथ अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर 9 में, जो कि ये हमारा सॉल्यूशन का इस सेक्शन का लास्ट सवाल है। ठीक है, सो देखिए, when 1 gram KCl dissolve in 200 gram water, decrease in freezing point is 0.24 Kelvin. Calculate the Van't Hoff factor for such solution. बहुत ही सिंपल सी बात है, डेल्टा टी एफ लगने वाला है, के एफ दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो रहा है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई के एफ एम। ओके, डेल्टा टी एफ हमारा कितना दिया हुआ है, 0.24 केल्विन इक्वल्स टू आई कितना, आई तो आई है, यही हमें निकालना है, यही हमारी जीवन का उद्देश्य है। तो के एफ कितना, 1.86, फिर से आ गया। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 1 डिवाइडेड बाई 1 ग्राम है ना, डिवाइडेड बाई सी के कितना बताया आपको, 39 बताया,
तो 39 प्लस 35.5 कर लेते हैं अपन, कितना आ रहा है 74.5 आ रहा है, ठीक है। इंटू 200 ग्राम, तो 200 ग्राम है, लेकिन हमें इसको साथ के साथ ही किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा 0.24। अच्छा, इसका जो आई होगा ना, ये 1 से बड़ा और 2 से छोटा, लगभग लगभग इतना ही आना चाहिए, है ना, 1 से बड़ा और 2 से छोटा आना चाहिए। अब देखते हैं सॉल्व करके कितना आ रहा है, 0.24 इंटू 74.5, 0.24 इंटू 74.5, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई बाय कितना है 200 है ना, तो ठीक है, कैलकुलेटर से कर रहे हैं, वरना अगर कैलकुलेटर से नहीं कर रहे होते ना तो इसको फिर डायरेक्ट हम 5 कर देते, डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1.86, 1.92 आ रहा है। यही मैंने आपको बोला था, 1 से बड़ा और 2 से छोटा आना चाहिए। 200, 1000, ये 5 हो जाता है ना। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। और फिर आई आपको थोड़ा बहुत तो मतलब कैलकुलेशन जाहिर सी बात है करना ही पड़ेगा, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं बच्चों सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, ठीक है, पीछे के जो दो हमने 2-3 सवालों के आंसर नहीं पूरा कंप्लीट नहीं सॉल्व किया था, वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे क्या आ रहा है। और साथ के साथ ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं ना, उसको आप पढ़ के रखेंगे अगली क्लास तक, ओके। तो अगली क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रोकेम के सारे न्यूमेरिकल्स। तो ये हमारा टोटल जाने वाला है सवाल नंबर कहाँ तक, 18, 19, 20, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे पास में इलेक्ट्रोकेम के न्यूमेरिकल्स हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक के सवालों तक करेंगे, यानी सवाल नंबर 20 तक। कहाँ से, 10 से लेकर के 20 तक। आज हमने कहाँ तक किया है, क्वेश्चन नंबर 9 तक किया, तो 10 से 20 अगली क्लास में करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप जो है तो पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।